नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। योगी सरकार की तैयारियां भी जोरदार हैं, लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के एक बयान से योगी पूरी तरह घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान गोरखपुर में ही प्रशासनिक व्यवस्थाओं और हॉस्टल की कमियों पर आनंदीबेन पटेल ने कड़ी नाराजगी जताई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र में बिजली, पानी, साफ सफाई और छात्रावासों में खराब भोजन की गुणवत्ता और नशे के बढ़ते प्रभाव जैसे मुद्दों पर खुलकर बात की और अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। आनंदीबेन ने जिन मुद्दों को उठाया, उसने सीधे सवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर खड़े किए, क्योंकि गोरखपुर सीएम योगी का गृह क्षेत्र भी है। राज्यपाल ने जिस तरह से योगी को बदहाल व्यवस्थाओं के लिए आईना दिखाया, उससे पूरे उत्तर प्रदेश और राजनीतिक हलकों में एक ही सवाल है कि आखिर अपनों में ये दो फाड़ के मायने क्या हैं। आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ऐसी बात कही है जिससे विपक्षी पार्टियों को सरकार पर हमला करने का बड़ा मौका मिला है। राज्यपाल पिछले दिनों गोरखपुर गई थी, जहां चांसलर के नाते उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भाषण दिया। अपने भाषण में उन्होंने यूनिवर्सिटी की सुविधाओं पर सवाल उठाया और योगी आदित्यनाथ को भी कटघरे में खड़ा किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपनी बात की शुरुआत में ही ये भी कहा कि किसी को बुरी लग सकती है। जाहिर है उनका इशारा मुख्यमंत्री की ओर था। उन्होंने कहा कि गोरखपुर तो वो जगह है जहां स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विराजमान हैं, फिर भी यूनिवर्सिटी और हॉस्टल की इतनी खराब दशा है। उन्होंने कई कमियां बताई और सुधार करने को कहा। उत्तर प्रदेश में 9.5 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार है और करीब 5 साल से आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं, लेकिन 6 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उनका गोरखपुर जाकर सरकार के कामकाज पर सवाल उठाना एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। आनंदीबेन ने जिन मुद्दों पर सवाल उठाए, डालते हैं एक नजर। गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान राज्यपाल ने छात्रावासों का निरीक्षण किया। उन्होंने बिजली, पानी, साफ सफाई और खराब भोजन की गुणवत्ता पर खुले तौर पर असंतोष जताया। हॉस्टल्स में बाहरी टिफिन के जरिए नशीले पदार्थों, ड्रग्स के पहुंचने की आशंका पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, जहां खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विराजमान हैं, वहां ऐसी व्यवस्था स्वीकार्य नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन को अगले 3 महीनों के भीतर सभी व्यवस्थाओं को पूरी तरह दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बुरा भी लगेगा, लेकिन जो हमारी कमियां हैं वो तो मुझे बताना ही पड़ेगा भाई। और ये कमियां आने वाले 3 महीने में पूरी हो। सबको मैंने कहा कि 3 महीने में पूरा करके दिखाओ मुझे। और ये तो गोरखपुर है जहाँ स्वयं हमारे मुख्यमंत्री विराजमान है, और वहां ही ऐसी कमियां रहेगी तो क्या होगा। यूनिवर्सिटी में 9 छात्रावास हैं, जिनमें से 3 गर्ल्स हॉस्टल हैं। गर्ल्स हॉस्टल में मेस चलती है, बॉयज हॉस्टल में नहीं चलती। वहां बाहर से टिफिन में खाना मंगवाते हैं। क्यों भाई, वो टिफिन वाला अच्छा लगता है? जो भोजन बनता था, ये देखने के लिए मैं गई और मैंने डिब्बा खोला, वो खोला, वो खोला, वो खोला। बताओ क्या है अंदर? मैंने पूछा ये ऑयल है कि बंगार ऑयल, बताओ मुझे। और सारी ऐसी चीजें। मैंने तुरंत फूड वालों को बुलाया और सैंपल लिया, और दूसरा सैंपल हम लोगों ने ले लिया कि मैं लखनऊ जाकर सैंपलिंग कराऊंगी, क्योंकि कभी कभी विश्वास नहीं रहता है, सैंपल बदल जाता है। हम भी गुजरात में होता था, सैंपल बीच में ही बिचौलिए होते हैं, ये होता रहता है। मैं राज्यपाल के तौर से नहीं कहती हूँ मित्रों, मैं माता हूँ। हमारे बच्चों की खुराक शुद्ध आहार होना चाहिए, और मैंने कहा है कि जो रिपोर्ट आए ये वीसी को दे दिया जाए, और भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए प्रयास हो। टिफिन का खाना बंद करवाओ, आप स्वयं अरेंज करो मित्रों, कि इतनी ताकत नहीं है। पहली बार देखा मैंने कि टिफिन बाहर से आता है तो टिफिन में ड्रग्स भी आएगी, टिफिन में वो भी आएगा, टिफिन में वो भी आएगा, सब कुछ आएगा। कल एमएमटीयू में थी, वहां भी ड्रग्स पकड़ी गई है, वहां से भी वो दारू पकड़ा गया है। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि जो कुर्सी कल जानी है वो आज ही चली जाए, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन हम जनता की सुनवाई जरूर करेंगे। हालांकि सीएम योगी ने ये बयान नोएडा जाने से जुड़े पुराने राजनीतिक अंधविश्वास का जिक्र करते हुए दिया था, लेकिन अपनों से घिरने के बाद ये यहाँ सटीक बैठा।
17 में जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैं स्वयं वहां का कार्यक्रम बनाया तो मुझे भी ये बताया जा रहा था कि वहां जाने से कुर्सी खिसकती है। हमने कहा जो कुर्सी कल जानी वो आज चली जाए ठीक है, लेकिन जनता के लिए आए हैं, जनता की सुनवाई करेंगे। और पहले ये लोग डरते थे हम वहां इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि कुर्सी चली जाएगी, तो जनता ने कुर्सी हमेशा के लिए विदा भी कर दी है उनसे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरने का मुख्य कारण सरकारी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कमियों को उजागर करना रहा है। राज्यपाल ने जिस तरह से बदहाल व्यवस्था की कलई खोली, उससे शासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए हैं। इधर विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, जिसे विपक्ष भी पूरी तरह से भुनाने को तैयार है। विपक्षी दलों ने इस बयान को लेकर योगी सरकार के दावों पर कड़ा प्रहार किया है। विपक्ष का कहना है कि जब राज्यपाल स्वयं मुख्यमंत्री के गृह जिले में बदहाल व्यवस्था की पोल खोल रही हैं, तो पूरे प्रदेश में विकास और कानून व्यवस्था के दावों की सच्चाई का अंदाजा लगाया जा सकता है। महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को उन्होंने आईना दिखाया है, और आईना कहां दिखाया? उनके घर में जाके दिखाया। तो आखिर सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो रोज अपने चेहरे चमकाने पर एक आंकड़े के अनुसार 3 करोड़ लगभग रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वो पैसा जा कहां रहा है? जनता के मुद्दों पर ध्यान न देना, वो भी महामहिम राज्यपाल महोदय के कहने के बावजूद, ये दर्शाता है कि इस सरकार की प्राथमिकता में जनता से जुड़े मुद्दे नहीं है। आनंदीबेन जी का बहुत बड़ा योगदान है उत्तर प्रदेश में, और जो स्पष्टवादिता उनकी है उससे मैं समझता हूँ सभी लोग प्रभावित हैं। इसी क्रम में उन्होंने कुछ कहा होगा, मैंने वो सुना नहीं। क्योंकि 12 से लेकर 17 तक जब उत्तर प्रदेश में सपा का कार्यकाल था, तब उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी, अपराध, लूट, हत्या, ये तमाम चीजें बहुत आम बात हुआ करती थी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 700 से अधिक दंगे हुए समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। बहरहाल अपनों से घिरे योगी के लिए ये एक बड़ी परीक्षा है। अपने गृह जिले की कमियों को राज्यपाल द्वारा सार्वजनिक होते देख वो बोल तो कुछ नहीं पाए, लेकिन राजनीतिक एजेंडे को जरूर भांप गए होंगे। ऐसे में आगामी चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इतना ही नहीं, राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में किरकिरी झेल चुकी सरकार के लिए राज्यपाल के दागे सवाल अब किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। ऐसे में क्या होगा योगी आदित्यनाथ का दांव, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो दो ऐसी शख्सियत, इसको हम कह दें कि बीजेपी का दो फाड़, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ही चेहरे ऐसे हैं, दोनों ही शख्सियत ऐसी हैं जो लंबे समय से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आप देखिए, 9.5 साल यदि उत्तर प्रदेश की सरकार को है, तो उसमें से आधे से अधिक समय तो वो राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की। तो ये समझना पड़ेगा कि इतना लंबा वक्त बिताने के बाद आज ये बातें क्यों आई। एक पहलू ये भी कहता है कि यदि कोई खामियां नजर आई हैं तो उन्होंने कह दी, लेकिन सार्वजनिक मंच से जो कहा वो पब्लिक डोमेन में गया और यहाँ पे बैठे बिठाए विपक्ष को एक मुद्दा मिला। अब एक अग्नि परीक्षा है कि कैसे आप इन सारी चीज़ों को सेट करेंगे, कैसे आप विपक्ष को ये बता पाएंगे कि नहीं, यहाँ कुछ नहीं हुआ है। और इन सब से इतर क्या कोई एक हिडन एजेंडा है इसके पीछे? क्या योगी आदित्यनाथ इसको भांप चुके हैं या समझ गए होंगे इन सारे बयानों के माध्यम से? तो बहुत सारे सवाल हैं, हम चर्चा पर चलेंगे। उससे पहले तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे केसी जैन। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे राजेश कुमार दुबे, आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ रविंद्र प्रताप सिंह हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं शेखर श्रीवास्तव। शेखर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर सुनील त्रिपाठी। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत केसी जैन जी, आज तो आपसे ही होगी पहले चर्चा की शुरुआत। मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, सुन रहा हूँ। आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। सर, क्या हो गया? क्या गलती हो गई या कुछ
कुछ ऐसी हिडन एजेंडा, मैंने एक शब्द यूज़ किया था, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि इलेक्शन के पहले राज्यपाल को ये बात बोलनी पड़ रही है। अच्छा, राज्यपाल ने बोला, अब उनको क्रॉस भी कोई नहीं कर सकता, तो अब ये एक मैसेज तो उन्होंने छोड़ दिया। सबसे बड़ा सवाल आपको पता है क्या है आज इस चर्चा का, कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए ही बोला और गोरखपुर में ही जाके ये तमाम बातों को उठाया, और उन्होंने कहा यदि यहाँ इतनी प्रॉब्लम है तो बाकी चीज़ों में कितनी प्रॉब्लम होगी, तो इन सब चीज़ों को सुधारें। क्या मायने समझूं मैं इस बयान के या इस मैसेज के, क्या इसके पीछे? देखिए राखी जी, राज्यपाल महोदया ने एक बात स्पष्ट की कि मैं जो बातें कह रही हूँ एक राज्यपाल की हैसियत से नहीं बल्कि एक माँ की हैसियत से। एक माँ को जिस तरीके से अपने बच्चों का दर्द दिखाई देता है कि बच्चों को किसी तरीके की असुविधा ना हो, इसलिए वहाँ पे चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो, हॉस्टल्स की व्यवस्था, ये सब व्यवस्था नंबर 1 की होनी चाहिए। अब क्या है कि कितनी देर के लिए राज्यपाल महोदया वहां पर गई, कैसा उन्होंने निरीक्षण किया या किन लोगों से क्या बातें की, उसके बाद में उनका इस तरीके का टिप्पणी आई, तो एक तो उनको अधिकार है और उन्होंने जो बात कही कि भाई अगर किसी को बुरी लगे तो लगे, हम तो अगर कुछ कमियां हैं तो बताएंगे। तो देखिए राज्यपाल की ये जिम्मेदारी भी है और राज्यपाल महोदया ने कहीं पे कोई गलत कार्य नहीं किया, लेकिन ये है कि थोड़े समय में उनको किस तरीके से विश्वविद्यालय में ब्रीफ किया गया, कैसी ब्रीफिंग की गई, क्या बताया गया, जो इस तरह की टिप्पणियां आई। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि राज्यपाल इस तरीके की चेतावनी या इस तरीके की चेतना पहली बार दे। आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी कार्यकाल में बहुत तनाव रहा राज्यपाल महोदय के बीच में और समाजवादी पार्टी के बीच। उसमें आजम खान साहब के भी कई सारी टिप्पणियां थी और कई सारे विधेयक ऐसे थे, कई सारे नाम ऐसे थे जो एमएलसी के लिए भेजे जाते थे। आपको याद होगा 4-5 नाम भेजे गए थे एमएलसी के लिए, तो राज्यपाल महोदय ने 2 बार फाइल वापस की। जब तीसरी बार, चूंकि बाध्यता होती है संवैधानिक नियमावली में कि अगर तीसरी बार कोई फाइल आती तो उसको पास करना ही करना है, तो तीसरी बार जब नाम भेजे गए उसमें तत्कालीन जो है राज्यपाल कश्यप का भी उसमें नाम था और हमारे अच्छे मित्रों में से रहे हैं, तो कि वो पढ़े लिखे हैं, वो लॉ किए हैं, वो समाज सेवी हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, फिर उनका नाम क्यों नहीं पास हो रहा है। तो राज्यपाल को अगर लगता है कि हाँ कहीं पे कुछ गड़बड़ियां हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी की या सपा की सरकार या बीएसपी की सरकार, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और प्रदेश में सपा की सरकार थी। सपा को लगता था शायद इसलिए टिप्पणी हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है। लेकिन अब जो राज्यपाल महोदय ने किया, इससे क्या मैसेज जाता है? इससे मैसेज ये जाता है कि राज्यपाल की जो जिम्मेदारी है, राज्यपाल उन पदों का निर्वहन करता है, ये नहीं देखता है कि प्रदेश में सरकार किसकी है। सरकार देख करके राज्यपाल महोदय निर्णय नहीं लेते हैं। दूसरी बात क्या है कि देखिए ये A+++ ग्रेडिंग इसकी हुई है गोरखपुर यूनिवर्सिटी की, और अभी 100 करोड़ रुपए जो है पीएम ऊषा योजना के अंतर्गत भी विश्वविद्यालय को मिला है, जो शोध पत्र और शोध कार्य को आगे बढ़ाने के साथ साथ उसमें जो, और सरकार ने भी समय समय पे, अभी इसके पहले गोरखपुर यूनिवर्सिटी पूरे प्रदेश की दूसरी यूनिवर्सिटी है जिसपे वानिकी क्षेत्र को जोड़ा गया है। वानिकी क्षेत्र पे वहां पर यानी कि पर्यावरण को लेकर के, वन क्षेत्र को लेकर के वहां पे रिसर्चेज हो रहे हैं, काम हो रहा है। उसके लिए 50 करोड़ रुपए अतिरिक्त बजट में सरकार के द्वारा गोरखपुर यूनिवर्सिटी को दिया गया। तो जिस तरीके की व्यवस्था है, जिस तरीके का बजट है कि वहाँ मतलब इतना बड़ा बजट होने के बाद में, इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी होने के बाद में A++ ग्रेड कैसे मिल जाएगी? कई चरणों में रैंकिंग होती है जब ग्रेडिंग होती है यूजीसी से, और अगर यूजीसी से फर्स्ट ग्रेड उसको मिली हुई यूनिवर्सिटी को A++ ग्रेडिंग मिली हुई है, उसके बाद ये कह रहा वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। तो ये ब्रीफिंग इस तरीके से की गई है, हमें लगता है उसके कारण इस तरीके की टिप्पणियां हैं। ठीक है। नहीं तो तमाम सारी क्षेत्रों में, अब वहां पे रसायन के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में और फिजिक्स के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पे वहां पे जो स्टूडेंट है उन्होंने पेपर पब्लिश किए हैं और कई सारे बड़े शोध केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्षेत्र में गोरखपुर यूनिवर्सिटी में लगातार चल रहे हैं। और जो वानिकी का क्षेत्र है, ये तो पूरे प्रदेश में दूसरी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे इस तरीके का सब्जेक्ट है जिसपे काम हो रहा है। ठीक है। तमाम सारी चीजों में अगर ग्रेड 1 है और A++ ग्रेडिंग उसको मिली हुई यूजीसी के द्वारा,
यूजीसी हर चीज की रेटिंग करता है। राकेश जी, उसके इससे बाद भी कहिए अगर पूरा इस तरीके की समस्या की बड़े बातें बयान हो रही मानते हैं हैं, तो हमें दूसरों को लगता है बोलने का मौका जो दें। आप ब्रीफ राकेश जी किया दूसरों गया पे जाइए ना। वो ब्रीफिंग करने की वजह से इस तरीके की केसी चीजें आई। जैन जी सुनिए मेरी बात। देखिए 2-3 बातें हैं, मैं सारी बात को एग्री करती हूं। अब मेरी एक बात को सुनिएगा, हालांकि मैं दोबारा से समय दूंगी तब बोलिएगा। 2-3 पॉइंट है, मैंने बीच में इसलिए इंटरप्ट नहीं किया। देखिए उन्होंने गोरखपुर में आके तमाम बातें बोली और जिस तरीके से उन्होंने कमियां उजागर करी, ठीक है, एक मां होने के नाते करी, मैं इस चीज को मान सकती हूं। लेकिन आप ये भी सोचिए कि वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक है, आप समझिए उनका गृह क्षेत्र है। यदि कमियों को इस तरीके से सार्वजनिक किया तो आप मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल गया। कहने का आशय ये था कि इतनी सारी गलतियां और इतनी सारी कमियां हैं, ये देखने वाली बात होगी। आप इस चीज पे गौर करिए। उन्होंने कहा किसी को बुरी भी लग सकती है। किसको बुरी लगेगी? किसका गृह क्षेत्र है? योगी आदित्यनाथ का, ये भी उन्होंने कहा। तीसरी चीज, आप बार बार उन चीजों की बात कर रहे हैं कि किन्होंने क्या ब्रीफ किया। वो खुद कह रही है कि मैं गई, मैंने चेक किया, मैंने चीजों को देखा, मैंने सैंपल लिए और पर्सनल भी कुछ सैंपल्स लिए, क्योंकि सैंपल बदल भी जाते हैं। अब सर आप इन सारे बयानों को ऐसे समझिए कि वो ये बताने की कोशिश कर रही थी कि कितनी सारी कमियां हैं। मैं बार बार इस पॉइंट पे आ रही हूं कि उसके पीछे का हिडन एजेंडा मुझे नहीं पता। ये भारतीय जनता पार्टी देखे, मैं राज्यपाल को किसी पार्टी से नहीं देख रही हूं, लेकिन वो किस तरीके से काम कर रही हैं, कहां से हैं, क्या है, ये तो सब जानते हैं। तो आज यदि अपनों ने अपनों पर सवाल उठाया, उस चीज को समझिए। बात इस चीज की थी, हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे, लेकिन कह तो दिया ना उन्होंने। मैं, आप या विपक्ष नहीं कह रहा, खुद राज्यपाल ने कह दिया। तो इसको ऐसे हम करके कि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी रैंकिंग है, फिर ये कैसे ब्रीफ हो गया, तो किसने किया और कहां से किया, ये भी तो देखिए। तो ये तो एक सवाल है ना। जल्दी से वापस आऊंगी। राजेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राकेश जी सुन पा रहा हूँ। राजेश जी सबसे पहले प्रतिक्रिया इस पूरे विषय पर। जी राकेश जी, मैं ये कह रहा हूँ कि महामहिम राज्यपाल महोदया ने जो हाल बयां किया वो बदसूरते हाल उत्तर प्रदेश की वानगी है। इसलिए कि पूरे ये जहां मुख्यमंत्री अपने गोरखपुर से जाने जाते हैं, जब वहां की हालात ये है तो पूरे होल इंटायर उत्तर प्रदेश का हालात जो है इससे 100 गुना खराब है। केवल ये प्रचार प्रसार पर खर्च करने वाले लोग हैं, सत्ता किस तरह से चला रहे हैं, दम्भ में है, किसी की सुनते नहीं। और स्थिति चाहे वो विश्वविद्यालयों की हो उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन, या जो है उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन जो विभागीय व्यवस्थाएं हैं, विकास के नाम पर केवल ढोल पीटने वाली बातें हैं। एकदम बदतर हालात पूरे उत्तर प्रदेश का है। उस बात को जो है बर्दाश्त के बाहर होने के बाद एक मानवीय स्वभाव के नाते, महिला होने के नाते उनके दबाते दबाते वो सारी बातें आ गई। और इस स्थिति से उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी सरकार को उभरना होगा। और दूसरी तरफ इसमें एक राजनीतिक परिस्थिति भी फंसी हुई है, क्योंकि जो इनकी कमियां हैं उसके विरुद्ध जनाक्रोश है। जेन जी जो है, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले बच्चे, अभी आपने देखा कि प्रयागराज की धरती पर छात्रों के गूंज कार्यक्रम में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लाख फैकल्टी के छात्र ने क्या कहा कि हमारी जो लाइब्रेरी है उसमें पानी डूब जाता है और उसको जो है इसलिए बंद कर दिया जाता है कि आप लोग न जाओ, इसमें बिजली का करंट पानी में जो है तैरेगा। और बच्चे, गरीब घरों के जो बच्चे वहां पढ़ने वाले हैं, उन्होंने आदरणीय राहुल गांधी जी के मंच से इस बात को बयान किया कि जो है हमारे पास ये हजारों हजार रुपए की किताब खरीदने की स्थिति नहीं है। और जब महीनों वर्षा ऋतु में जो है ये हमारी लाइब्रेरी बंद कर दी जाती है तो हम कैसे पढ़ें। ये बद से बदतर स्थिति है इनकी व्यवस्था की। तो अब जो है क्या होता है, अब तो जनमानस एक ही प्रण ठान लिया है कि अब समय आ गया है इनको हटाने का, इनको बदलने का। ठीक है राजेश जी, जल्दी से वापस आऊंगी। रविंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं? रविंद्र जी क्या मत है आपका? हालांकि विपक्ष ने अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रखी हैं, लेकिन मैं सबसे पहले इस चर्चा के माध्यम से क्या इस विषय को कैसे इसका एक आकलन करेंगे, क्योंकि यहाँ तो देखिए भारतीय जनता पार्टी को जो कहना था उन्होंने कह दिया। जितना मैं इस सब्जेक्ट को समझ पा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही हैं। बाकी एक्सपर्ट तो ऑलरेडी इस पर और क्लियरिटी देंगे। समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है इस विषय को? समाजवादी पार्टी इसको इस तरीके से देख रही है कि
आरएसएस एक आइसबर्ग है, जितना दिखता है उससे बहुत बड़ा हिस्सा उसका दिखता नहीं। तो जो कुछ महामहिम महोदया ने कहा है वह एक छोटा सा हिस्सा जो दिखाई पड़ रहा है, असल हिस्सा नहीं दिखाई पड़ रहा है। कुछ उदाहरण दे रहा हूँ मैं। गोरखपुर से आने के बाद उन्होंने लखनऊ के विश्वविद्यालय के चीफ प्रोवोस्ट को और जो कार्य अधीक्षक हैं वहां पर बुला के डांट लगाई है निर्माण की क्वालिटी में खराब। उससे पहले अगर देखेंगे तो 25 की बात में देख लेते हैं तो राज्यपाल महोदया ने सभी कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया था और अकेले में मुलाकात किया। ये अतिक्रमण है उनके अधिकार का। उससे पहले भी देख लीजिएगा तो राज्यपाल ने कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया था और उनको व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी दी थी कि आप जाइए जन समस्याओं को सुधारिए और हमको आगे बताइए। ये सारी चीजें राज्यपाल महोदया ने अतिक्रमण किया। तो ये अतिक्रमण क्यों कर रही हैं अपने क्षेत्र का, और जो जिस चीज की वो निंदा कर रही हैं सार्वजनिक मंचों से, वो तो उन्हीं के क्षेत्र में आता है, उनके नियंत्रण के क्षेत्र में आता है। तो बता रही हैं कि वो स्वयं में अयोग्य हैं वो। और छोटे प्रश्न तो उठाए नहीं इन्होंने, बड़े बड़े गंभीर प्रश्न उठा दिए। मतलब गंभीर प्रश्न हॉस्पिटलों में कानून व्यवस्था की भी उठा दिया। इसमें ड्रग्स चला आएगा, खाना चला आएगा और जाने क्या क्या बोल गई। मतलब जो उनको बोलना भी नहीं चाहिए था सब कुछ बोल गई। अब इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो गुजरात लॉबी है, वर्तमान बीजेपी की सत्ता गुजरात लॉबी के हाथ में है, वो आरएसएस के चंगुल से बाहर निकल चुकी है। असली बात ये है। अब आरएसएस ने क्या किया हुआ है, 4 विंग बना दिए हैं पूरे भारतीय जनता पार्टी में। पहला विंग जो है वो तो भाजपा के लोगों का है, जो भाजपा में रहना चाहते हैं, कोई भी नेतृत्व आए स्वीकार कर लेंगे। दूसरा विंग जो है जो बीजेपी की लॉबी, दूसरा विंग जो है आरएसएस की लॉबी हो गई। तीसरा गुजरात लॉबी है। चौथा एक लॉबी है जो अपने को कहीं स्थिर नहीं पाती है, वो योगी जी के साथ में पड़ी हुई है। ये आरएसएस ने स्वयं बनाया हुआ है कि जो वर्तमान सत्ता है गुजरात लॉबी की, उसको किसी तरीके से हम नियंत्रित करते रहे, उनके नियंत्रित में नहीं आ रहा। इसके तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पहले ही उनके जनपद में घेरा जा चुका है। उनके सबसे बड़े विरोधी भारतीय जनता पार्टी के नेता शिव प्रताप शुक्ला, जिनको उन्होंने हराया था अखिल भारतीय हिंदू महासभा के द्वारा, उनको पहले कैबिनेट मंत्री में राज्य मंत्री बनाया गया केंद्र में, फिर अभी गवर्नर बना दिया गया। फिर जिसने हराया था डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, वो भी खिलाफ हो गए योगी जी के, मुख्यमंत्री के, तो उनको केंद्र में महामंत्री बना के 2 राज्यों का प्रभारी बना दिया गया। फिर एक जो उनके विरोधी हैं, कभी हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी में, अब वो चले गए हैं कमलेश पासवान, अब उनको केंद्र में डिप्टी मिनिस्टर बना दिया गया। जो योगी जी के लगातार विरोधी रहे पंकज चौधरी, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तो योगी जी को पहले ही घेरा जा चुका है वहां पर। अब एक लड़ाई और सामने प्रकट होकर आ गई है कि भाई ये एक साहब कहते हैं कि भाई हम तो 6000 करोड़ खर्च किए दिल्ली वाले, और उत्तर प्रदेश वालों को बताया जा रहा 7000 करोड़ खर्च किए। एक भय का भी, एक तो आरएसएस दबाव बना रहा है, और दूसरा जो दबाव बन रहा है वो ये देख रहे हैं कि ये तो जो उत्तर प्रदेश वाली लॉबी बाहर है, अगर हम सत्ता में नहीं आ पाए हैं तो केवल उत्तर प्रदेश लॉबी के नाते नहीं आए हैं, और अगर हमारे पास मैनेजमेंट नहीं होता तो हम सत्ता से बाहर होते। असली लड़ाई इन बातों की चल रही है। अब जो इसका जो निराकरण है वो किसी के पास में है नहीं, क्योंकि गुजरात लॉबी चाहती है। अगर आप देखिएगा तो मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में लगभग 50 निजी विश्वविद्यालय खुल चुके हैं। तो मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के अंतर्गत में जो विश्वविद्यालय चलते हैं वो अयोग्य हो चुके हैं, या गुजरात लॉबी उत्तर प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों को खत्म करके सारी के सारे शिक्षा का व्यवसायीकरण करके और निजी हाथों में देना चाहती है। इसकी भी रस्साकसी चलती रहती है। नियुक्तियों पे लेके तो सब क्या है कि भाई वीसी जो बन के आते हैं, कभी राज्यपाल के भवन में एक उन्हीं के रिश्तेदार के ऊपर आरोप लग गया तमाम नियुक्तियों पे। तो ये आपसी द्वंद्व है, सत्ता की भूख है, और इसमें जनहित कहीं से भी नहीं है। और इस तरीके के जो दुर्भावना है या आपस मतभेद है, अभी और उभर के आने दीजिएगा, चुनाव नजदीक आने दीजिए। ठीक है शेखर जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूं। शेखर जी, राज्यपाल ने जिस तरीके से बदहाल व्यवस्था से सामना कराया है,
कैसे इस विषय को आप देखते हैं? देखिए, बहुत सारे पहलू हैं इसके पीछे। कोई कह रहा है कि हाँ, कुछ डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है। कोई ये कह रहा है कि वो एक उन्होंने खुद भी जैसे अभी आकलन किया, एक माँ होने के नाते वो वहाँ पे सारी चीज़ों को देख रही थी। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कोई भी राज्यपाल यदि कहीं भी हैं, स्पेशली यदि किसी मुख्यमंत्री के गृह जिले में हैं, कोई कमियां हैं, तो जब सरकार एक जैसी ही हो तो मुझे लगता है वैसे भी समझाया जा सकता था। लेकिन पब्लिक डोमेन में सब कुछ उजागर कर देना, वो भी ऐसे समय जब इलेक्शन नजदीक है, ये क्या दिखाता है? देखिए राखी जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितने जो लोग हमारे साथी बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनकी कुछ ना कुछ मजबूरी है, उनका कुछ ना कुछ एजेंडा है जो ऐसी बात कर रहे हैं। मेरा कोई एजेंडा नहीं, ना तो मेरी मजबूरी, इसलिए मैं बड़े खुल के बात करूंगा कि राज्यपाल जी देखिए, इस समय प्रदेश में जितने विश्वविद्यालय हैं, सबके चांसलर हैं, सबकी कुलपति, तो अभी तक अपने 7 साल के, जो कि उनका सबसे बड़ा अभी तक के यूपी में सबसे लंबे समय तक रुकने वाली राज्यपाल यही है। तो अभी तक अपने पूरे कार्यकाल में कम से कम 50 दीक्षांत समारोह में तो गई होंगी। क्या उन्होंने कितनी जगह जाकर टिफिन चेक किया, कितनी जगह के नल में पानी चेक किया है? पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आई कि सिर्फ गोरखपुरी क्यों ऐसा रहा कि जहाँ पे उन्होंने वहाँ के विश्वविद्यालय के टिफिन चेक किए। दूसरी बात यह है कि ये देखिए, राज्यपाल एक केंद्र सरकार द्वारा किसी प्रदेश में बिठाया हुआ एक नुमाइंदा होता है, जो कि सरकार के कार्य प्रणाली पे नजर रखने के लिए रखा जाता है। उनको कहने वहने का कोई ऐसा कोई बहुत ज्यादा उनको वो नहीं रहता है। लेकिन अपनी सरकार जिस सरकार के साथ 7 साल से काम कर रही है, तो सिर्फ गोरखपुर क्यों चुना गया उसके लिए? ये प्री सेट एजेंडा है जो कि उनको केंद्र से कहीं ना कहीं से उनको हिंट किया गया बोलने के लिए। ये मेरे लिए हो सकता है, ये मैं जो कह रहा हूँ मेरे लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन मुझे बात बोलने से मुझे कोई परहेज नहीं है इस बात को कि ये डेफिनेटली कोई प्री सेट एजेंडा है जो कि गोरखपुर में बोलने के लिए उनसे कहा गया कि आप बोलिए वहां। इसी तरह उनको हिंट किया गया है कि आप ऐसा बोलिए जिससे कि योगी जी की सरकार को या योगी जी की छवि को कुछ कहीं ना कहीं उसमें हानि हो। अब उस हानि होने का क्या किसका मकसद हो सकता है, ये मुझे नहीं अंदाजा नहीं है इस बात का। लेकिन ये बात बिल्कुल कहीं पे से मेरे गले उतर नहीं रही कि आपकी सरकार है, आप पूरे सक्षम है, आप पूरे अधिकार उसमें आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। आपको ये कहने की जरूरत नहीं थी कि आप इसको 2 महीने में करके दिखाओ। अरे आप उसको आदेशित करते कि आप इसमें फौरन ठीक करिए, इसको बुलाना चाहिए था आपको, 20 को आपको बुलाना चाहिए था, आपको जितने भी जो भी जिम्मेदार व्यक्ति को बुला के वहीं पे आदेश देना चाहिए था। ये कोई कहने का वो नहीं होता। ये तो एक अनजान व्यक्ति की तरह आपने कह दिया कि 3 महीने में करके दिखाओ तो मैं मानूं। ये कोई किसी एक राज्यपाल की भाषा नहीं होती। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि जिस सरकार के साथ विपरीत से काम कर रहे हैं, आप उस सरकार के ही राज्यपाल हैं और केंद्र से आपको इसलिए भेजा गया, और केंद्र में भी भाजपा है, आप ही भाजपा की मुख्यमंत्री रह चुकी गुजरात में, उसके बाद अपने ही राज्य में आके इस तरह की बात कहें ना, तो बड़ा मेरे लिए बड़ा चंबे की बात है। मैडम बहुत अच्छा है, मेरे गले से बात नहीं पड़ रही। बिल्कुल शेखर जी, मैंने इसीलिए आपसे कहा था इसके पीछे कोई ना कोई एक हिडन एजेंडा हो सकता है, क्योंकि ठीक है उन्होंने पब्लिक डोमेन में कह दिया। हर कोई व्यक्ति सोचेगा, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, उसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है, सबका अपना विश्लेषण हो सकता है। इतनी बड़ी बात, वो भी एक मुख्यमंत्री के लिए, आप इलेक्शन के टाइम पे सारी बातें, ठीक है राइट है, उन्होंने कह दिया, लेकिन एक जो हल्का सा डेंट लगना था वो तो लगा। अब उसको कैसे देखेंगे योगी आदित्यनाथ, उनको समझना पड़ेगा। सुनील जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, मुझे ऐसा लगता है जितनी चर्चा अभी तक निकल कर आई है, आप तो और उत्तर प्रदेश से ही हैं, बहुत नजदीक से चीजों को समझ रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है ये सारी बातों के क्या मायने आप समझ पा रहे हैं? सबके अपने अपने अलग अलग व्यूज हैं। मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पे लगता है, जब इस विषय को मैंने देखा, समझा, बहुत ज्यादा समझने की कोशिश की, मुझे बार बार ऐसा लगा कोई एक हिडन एजेंडा हो सकता है। वो हिडन एजेंडा क्या हो सकता है, उस पर कुछ बातें अभी शेखर जी ने रखी, लेकिन हम 100% नहीं कह रहे। हमें नहीं पता ना किसी के मन में क्या है, क्या किसी के कहने से कहा या उन्होंने असल में अपना दायित्व निभाया, लेकिन दायित्व भी निभाया तो कहाँ पे डेंट किया और किस सिचुएशन में किस समय पे किया, ये बहुत मायने हैं। अच्छा, एक बात और मैं इसी के साथ रख दूं, हालांकि किसी और कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने कहा, लेकिन हमने वो बयान भी चलवाया, किसी भी सभा में किसी भी मौके पे, पुराना उनका बयान है, कुर्सी कल की जाए आज चली जाए। वो उस तरह के हैं नहीं, उनका काम करने का तरीका बहुत अलग है और शायद इसीलिए उनकी छवि बहुत अलग बनी हुई है। क्या ये एक छवि उनको कहीं ना कहीं मुश्किल क्रिएट करती है या करेगी? देखिए राखी जी, थोड़ा सा हमको वक्त दे दीजिएगा। हाँ, सबसे लास्ट में आपने हमको समय दिया है, बोलिए। मैं कहना चाह रहा हूँ, रामचरित मानस में बाबा ने लिखा, सचिव वैद्य गुर 3 जो पी बोले भाई आस, राज धर्म तन 3 का हो बेगही नाश। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कहा गया, अगला पीएम कौन? योगी जी।
जिस दिन से ये बयान जनता के बीच से निकल के आया है कि अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जगह योगी जी को बनाया जाए, मुझे व्यक्तिगत ऐसा लग रहा है कि ये आवाज ही सबसे खतरनाक योगी जी के लिए उत्तर प्रदेश से निकली हुई देश के कोने कोने तक पहुंची। यही एक एजेंडा योगी जी को डैमेज करने के लिए गुजरात से शुरू किया गया। जिस तरह से आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी जी को तरह तरह से घेरने का प्रयास किया जा रहा है। आज कुर्सी जा रही, कल कुर्सी जा रही है। हमारे आरपी सिंह जी भाई मुस्कुरा रहे, इंतजार करते थे कल कुर्सी गई, लेकिन कुर्सी बच गई। इसलिए बच गई कि योगी जी उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा लोकप्रिय नेता तो वही है। अगर ये केंद्र समझता कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का अपना वैभव नहीं है, तो इस बार चुनाव उनके चेहरे पर कैसे लड़ा जा रहा है राखी जी? अहो सोच विचार की इनके पास कोई नेता नहीं है। मैं बड़ा निवेदन साहब कहना चाह रहा हूं, जैन साहब 40 सीटें अगर योगी जी को हटा दिए उत्तर प्रदेश से आप नहीं पाएंगे। जनता त्रस्त, अफसर मस्त, सरकार सुस्त। मुझे मेरी समझ में आ रहा हो सकता है राखी जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है, बोलिए। हो सकता है कि यही सोच करके महामहिम ने कहा हो, क्योंकि वास्तव में कुछ उनकी बातों से मैं भी सहमत हूं। आज मैं देखता हूं हजरतगंज चौराहे से लेकर के टाइम्स ऑफ इंडिया चौराहे तक हमारी बच्चियां सिगरेट क्या पी रही हैं, किस स्टाइल से सिगरेट पीती, बड़ा दुख होता है हमारी बच्चियों और बच्चों को देख करके। वास्तव में ड्रग्स परोसा जा रहा है। सैंपल बात उन्होंने की, मैंने स्वास्थ्य विभाग भी देखा, कृषि विभाग भी देखा और सैंपल वाले विभाग भी देखा है कि सैंपल लिए जाते हैं, पैसा लेके बदल दिए जाते हैं, जा रहा सीराम लैब में, पहुंच जाता किसी और लैब में। तीसरी बात उन्होंने उठाई भोजन को लेकर के, वो भी गंभीर मुद्दा है कि भोजन के माध्यम से बच्चों को क्या परोसा जा रहा है। जैसे मैं देख रहा हूं जिम में जाने वाले बच्चों के लिए अलग अलग से भोजन आ रहे हैं, क्या उनमें दिया जा रहा है हमारे युवाओं को पता नहीं है। गार्जियंस कहा बच्चों ने हमको ये चीज चाहिए, आ गई। और सबसे अहम मुद्दा उन्होंने उठाया फाइलों को लेकर के। वास्तव में फाइलें किस तरह चलती हैं, कहां समाप्त होती हैं, ये मुद्दे से मैं व्यक्तिगत बहुत खुश हूं कि कम से कम महामहिम जी ने जगाने का प्रयास किया। अभी मौका है, थोड़ा सा जाग जाओ। 3 बजे समय इसीलिए दिया है मेरे विचार से कि समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से प्रयासरत है और उत्तर प्रदेश जनता बदलाव चाहती भी, जो मैं कह रहा हूं राखी जी, ये आभास राजभवन में भी हो रहा है, गली कूचे में हो रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने रास्ते में कांटे बोए हैं, चाहे बटकों को लेके हो, चाहे भ्रष्टाचार को लेके हो, चाहे महंगाई के लेके हो, चाहे बच्चों की नीट परीक्षा लेकर के हो, और सबसे बड़ा आपने कांटा ऐसा बोल लिया है यूजीसी को लेके हो। आज पूरा देश किसी न किसी मुद्दे पर युवा से लेके अभिभावक तक जंतर मंतर दिख रहे हैं। ऐसा माहौल मैंने किसी गवर्नमेंट में नहीं देखा राखी जी। इसलिए कहीं 2 मुद्दे दिखाई पड़ते हैं। एक तो योगी जी को डैमेज करने के लिए, एक योगी जी को समझाने में प्रयास किया जा रहा है कि जो आपके चंगुल में, जिनके चंगुल में आप फंस गए हो, ये ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं कि अगर आत्म सत्ता गई तो सुबह अखिलेश जी के जूते पहनाते मिलेंगे। और देखा ही मैंने है, इतने लोग बैठे सुबह अखिलेश जी को दंडवत हुए, जूते पहनाते रहे। तो अब जागने का समय है, समय गया है, बदलाव उत्तर प्रदेश दिखाई पड़ा राखी जी। भले किसी बुरा लग रहा है, मेरा आकलन है कि अब सरकार को बचाना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है। जी राखी, बिल्कुल ठीक है, और बुरा लगने वाली बात ही नहीं है सुनील जी, क्योंकि आनंदीबेन पटेल ने खुद भी तो अपने वक्तव्य की शुरुआत यहीं से की थी। मेरी बातें किसी को बुरी लग सकती हैं, अब बुरी क्या, अब उनको जब वो कह रही है बुरी लग सकती है, तो फिर क्या कर सकते हैं। माँ बच्चों के लिए हर पीड़ा को आभास करती है माँ। सर मुझे तो पूरे सिनेरियो में, मुझे सुनील जी इस पूरे बयान में एक बात बड़ी अजीब लगी जो उन्होंने सैंपल को लेके बोली। आप ये समझिए, उन्हें एक राज्यपाल को खुद ये विश्वास नहीं है कि मैं यदि यहां से कोई सैंपल लूंगी तो उसकी जांच रिपोर्ट सही आएगी। पर्सनल सैंपल उनको टेस्ट कराना पड़ेगा। ये कितना बड़ा सवाल है वहां के प्रशासन के ऊपर, आप सोचिए, और किस जगह के प्रशासन के ऊपर। इसीलिए तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवाल आया। मुझे लगता है केसी जैन जी इसको थोड़ा सा स्पष्ट करिए, और यदि कहीं कोई समस्या है तो एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं है। राखी जी एक सेकंड, हाँ बोलिए, जल्दी से बोलिए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब होली दिवाली आती है, सैंपल तमाम लिए जाते हैं और लग रहा है पूरा प्रदेश देश बदल जाएगा, और वो सैंपल बदल जाते हैं। साहब लोग दुकान खोले बैठे हो, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग, जहां जहां सैंपलिंग होती है एक बार सीबीआई के हवाले कर दीजिए। सैंपल लेने वाले देने वाले का सब वहां वीआईपी के सौ ना पहुंच जाए तो कह दीजिए। जी केसी जैन जी। जी देखिए राखी जी, तमाम सारे विषय आ गए एक विषय के साथ में। तो
अभी जिस तरीके से आदरणीय सुनील जी कह रहे थे कि भाई नीट की परीक्षा को लेकर के संभल जाए, चंदा चोरी को लेकर के संभल जाए, तो देखिए चंदा चोरी मैंने नहीं कहा है, लेकिन इसका क्या है, ये तो आरपीसी का काम है, मेरा काम नहीं है चंदा चोरी का काम। इन्होंने मुद्दा उठाया अगले जी ने, हमने नहीं उठाया ना, जैसा मैंने कहा कहीं अपने वक्तव्य में। नहीं, कांवरियों को लेकर के आपने सवाल उठाया, मैंने नहीं कहा, को लेकर के सवाल उठाया, हमने नहीं कहा। कहाँ हो आप मेरे भाई, कहाँ हो, कोई बता दे, मेरे बुद्धिमान प्रवक्ता बैठे, मेरे कांवड़िया कहा हो, चंदा चोरी कहा हो, तो सब काम आरपीसी का, मेरा काम नहीं है। नहीं, वक्तों को लेकर के आपने सवाल उठाया कि वक्तों मैंने कहा है तरीके से हुआ, तो दरअसल क्या है कि तमाम सारी चीजें समय के साथ साथ हुई और तमाम सारी चीजें हो रही, बस दृष्टि और देखने का तरीका है। अब नीट परीक्षा को लेकर के अगर सवाल खड़ा कर रहे हैं, यूजीसी को लेकर के सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो यही यूजीसी सारी यूनिवर्सिटीज की मार्किंग करती है, यही यूजीसी फंड अवेलेबल कराती है, प्रदेश सरकारों के साथ साथ जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फंड भी उपलब्ध कराती है। अब जिस पे सवाल उठे, जिस पर आनंदीबेन पटेल जी ने, महामहिम राज्यपाल महोदया ने जो सवाल उठाए, तो बजट जो जारी हुआ और जो यूजीसी कोई ये उत्तर प्रदेश से गवर्न होने वाली कमेटी नहीं है, ये तो राष्ट्रीय कमेटी है, ये तो यूनिवर्सिटीज के लिए कमेटी बनी हुई है। अगर ए प्लस ग्रेड मिल रही तो कैसे मिल रही भाई? उसके साथ साथ क्या जैसे सैंपल बदल जाते हैं वैसी ग्रेड में भी कुछ हो गया होगा सर। बता रहे हैं आपको आवश्यकता क्या थी आपको लाने की, बताइए। सबसे चुनाव आ रहा है, अल्लाह के आप राखी जी ना कि किसने ब्रीफ किया, वहां पर कौन लोग थे, किन किन हॉस्टलों में गई। हम लोग भी हॉस्टल में रहते हैं, रहे हॉस्टल में, यूनिवर्सिटी के हम लोग हॉस्टल में, किसी हॉस्टल की आप व्यवस्था देखिए बहुत बेहतर होती है, किसी हॉस्टल की व्यवस्था कुछ समय के लिए गड़बड़ होती है, किसी हॉस्टल में मेस चलती ही नहीं है। क्यों नहीं चलती? वहां पे लोग चलने नहीं दे रहे मेस। अगर यूनिवर्सिटी के 12 हॉस्टल हैं, 12 में से 9 हॉस्टल में मेस चल रही है, 3 हॉस्टल में मेस नहीं चलने पा रही है, ठेकेदार एक ही है जिसको काम दिया गया है, वो 3 हॉस्टल में मेस क्यों नहीं चला पा रहा है? बाकी हॉस्टल व्यवस्था बेहतर। केसी जैन जी, राज्यपाल को ये भी यकीन नहीं है कि जो खाना बाहर से आ रहा है उसमें ड्रग्स आ रही होगी। उन्हें ये भी यकीन नहीं है कि खाना सही आ रहा होगा। सोचिए, अगर व्यवस्थापक एक है और 9 जगहों पे व्यवस्था बढ़िया है, 2 जगहों पे व्यवस्थाएं पे सवाल प्रश्न लग रहा है, तो उन व्यवस्थाओं को गड़बड़ करने वाला कोई तीसरा व्यक्ति है। और मुख्य बात यह है कि जिन चीजों पे उन्होंने प्रश्न उठाया, साथ ही साथ आप इस पे प्रश्न कर रहे हैं, तो बिल्कुल जो राखी जी आपने जो बात कही कि क्योंकि चुनाव है 27 में, इसी को लेकर के तमाम सारी कवायद गढ़ी जा रही है, तमाम सारे राजनीतिक दल अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लगे हुए हैं। अब नीट परीक्षा को लेकर के जिस तरीके से हंगामा हुआ, हंगामा कब हुआ? हंगामा तब हुआ जब नीट परीक्षा कुशल दोबारा आयोजित कर ली गई। ठीक है, लोगों को कॉलेज आवंटन हो केसी जैन जी, ठीक है, हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे नीट पे और राम मंदिर पे। वो तो उन्होंने एक पॉइंट रखे थे कि ये मुद्दे हो सकते हैं यूपी इलेक्शन में। लीक हुई क्या इसके पहले परीक्षा लीक नहीं हुई क्या? और जो देखिए वहाँ पे यूजीसी ने तमाम सारे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने हॉस्टल की मरम्मत के लिए 25 करोड़ रुपए, अभी हॉस्टल की मरम्मत के लिए अभी इसी वर्ष 25 करोड़ रुपए। सर केसी जैन जी, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं सारी बातें आपकी मान ले रही हूँ, लेकिन सवाल इस बात का है फिर भी कमियां निकली। 43 करोड़ रुपए ये पैसा अगर जारी हो रहा है, यूनिवर्सिटी की तरफ सब चीज तरफ ध्यान दिया जा रहा है, और फिर बात हो रही है, देखिए आधे घंटे के लिए, आधे घंटे पहले आप कहीं पे जाइए, आपको कितनी चीजों की जानकारी हो जाएगी। तो फिर ऐसे तो फिर मुझे लगता है शेखर जी सही कह रहे थे कि आप आधे घंटे के लिए किसी कार्यक्रम में जाएं और वहां के हॉस्टल में चले जाएं और आपकी किचन की व्यवस्था देख लें। तो सवाल तो है सर। देखिए जिस जांच की आपने बात की राखी जी, जिस जांच की आपने बात की, जांच एजेंसियां सालों जांच करती, चीजें कहाँ से आई, किसने सप्लाई की, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या वो चीजें सही है, क्या वो चीजें गलत है, तो ये तमाम सारी चीजें होती। अभी हम एक केस पढ़ रहे थे, केस ला कि राजस्थान का एक मामला था कि पैरासीटामॉल लोगों के पास बरामद हुई, 4-5 साल पहले की घटना थी, वो 5-7 साल वो लोग जेल काटे कि नहीं ये जो है। केसी जैन जी सुनिए, देखिए अच्छा नहीं लगता मुझे बार बार इंटरप्ट करना, मैं बार बार कह रही हूँ किसी भी प्रदेश में कुछ भी हो रहा है, किसी भी स्टेट में कुछ भी हो रहा है, यहाँ पे राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के गृह जिले पे वहां की कमियों को उठाया है, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। आप अच्छा एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, आप उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, ठीक है, आप मेरी बात सुनिएगा। आप ऐसे चलिए मैं अपने ऊपर एग्जांपल ले लेती हूँ। आप मान लीजिए राज्यपाल हैं, ठीक है,
मैं मुख्यमंत्री हूं। सर, आप कार्यक्रम में आए हैं, मेरे ही गृह जिले में आए हैं, और मंच से आपने मेरी ही पूरी बखियां उधेड़ दी, तो मुझे तो समझ में आएगा कि हुआ क्या है। और यदि सब कुछ अच्छा होता तो मुझे पहले से हिंट किया जाता कि आपके यहाँ ये चीजें हैं या आपके यहाँ से ये इनपुट है। आप कैसे सर डायरेक्टली चीजें कर सकते हैं? गलतियां मिलती तो भी एक दूसरे तरीके से बोली जा सकती थी, आपने तो मंच से कह दिया। और आप मुझे ये भी कह रहे हैं कि बुरी लग सकती है। अब बताइए तो फिर मुझे क्या समझना चाहिए? तो वही योगी आदित्यनाथ जी ने समझ लिया होगा। आप समझ रहे हो उस चीज को? नहीं, राखी जी देखिए, अभी सुनील जी ने भी कहा, आपने भी कहा कि देखिए उन्होंने कही कि एज ए माँ की हैसियत से हम कुछ बातें रख रहे हैं। होता क्या है, कई चीजें ऐसी भी होती राखी जी कि उसके पहले कोई घटना घटी होती है, किसी ने शिकायत यहाँ लखनऊ में राज्यपाल महोदय से की, उसके बाद में उनका टूर बन गया, वो पहुंची वहां पर, तो तमाम सारी बातें मानव मस्तिष्क है, मानव स्वभाव है, और हमारे जीवन में सुबह से शाम तक जो बीतता है, कई बार वो सारी चीजें एक जगह पे आ जाती, तो कुछ कमियां रही होंगी, उन्होंने उसको उजागर किया, उस पर दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से उसको कहा जा रहा है, जिस परिप्रेक्ष्य में उसको लिया जा रहा है, हमें लगता है वो चीजें सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने ठीक है, अपना अपना नजरिया है केसी जैन जी, ठीक है, चलिए। लेकिन उसके बाद में भी सरकार लगातार सिर्फ गोरखपुर यूनिवर्सिटी नहीं, हर एक यूनिवर्सिटी की तरफ ध्यान दे रही है, काम कर रही है। और वहां पे अगर वहां का वीसी कुछ पैसों की मांग करता है कि यहाँ पे 100 करोड़ चाहिए या 50 करोड़ चाहिए, केसी जैन जी मैंने सारी बातें मान ली, बस मैं एक ही सवाल पे हूँ कि सारी यूनिवर्सिटी में सब कुछ अच्छा है, जहाँ होना था वहां तो कमियां निकल गई, सवाल खड़े हो गए। सवाल तब था, नहीं राखी जी, सवाल तब ठीक है ना केसी जैन जी, ठीक है, बजट का रोना होता, ठीक है, चलिए। बजट नहीं है इसलिए काम नहीं हो पा रहा, इसलिए व्यवस्था नहीं है। हो सकता है कहीं पे एक आध दिन के लिए भी व्यवस्था ना हो, लेकिन बाद में व्यवस्था अच्छी और पहले भी व्यवस्था अच्छी। ठीक है, चलिए राजेश जी, ठीक है केसी जैन जी, ठीक है, जो आंसर जिस तरीके से आना है, सबके अपने विचार हैं, ठीक है। आप पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, आप उस तरह से बात करेंगे, एक्सपर्ट अपनी तरह से बात रखेंगे। पब्लिक डोमेन में जो जाना था चला गया, जो हिडन एजेंडा समझ में आ रहा है वो आ ही रहा है। अब ये योगी आदित्यनाथ जी को देखना है, उत्तर प्रदेश की सरकार को समझना है कि इसका कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है, कितना इफेक्ट हो सकता है, कैसे उसको आप इस डैमेज डेंट को आप पेंट करेंगे, ये आप लोगों को देखना है, ठीक है। एक सेकंड रुकिए। मुख्यमंत्री जी ने उसी का जवाब दिया और उन्होंने नोएडा जाने का भी जवाब दिया कि एक लोगों के अंदर, तो मतलब मैं मान लूं कि ये राज्यपाल के बयान के बाद उन्होंने ये अपनी बात रखी। फिर हम नोएडा पहले भी गए, अब भी जा रहे हैं, पहले सरकार, तो मतलब मैं ये समझ लूं कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की जो बातें थी, इसीलिए उन्होंने इनडायरेक्टली अपनी बात रख दी। मैंने तो ये कहा था किसी और कार्यक्रम में गए, बट आपकी बात से हम ये मान लेते हैं कि उन्होंने एक जवाब दिया है। फिर कुर्सी कल की जाए आज चली जाए, नोएडा को लेकर के उन्होंने स्पष्ट किया, ठीक है, कि हम नोएडा गए, कुर्सी नहीं गई, फिर नोएडा गए, लेकिन कुर्सी जाने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए समय बताएगा। अब ये तो हम नहीं इस पे कोई टिप्पणी करेंगे। राजेश जी जल्दी से अपनी बात रखिए। तरीके से काम कर रहे हैं कि हमें सरकार, जनता चुनेगी ना, ठीक है सर, आप खुद लेके कोई नहीं आता, ठीक है राजेश जी, सुनती है तो जनता। चलिए जैन साहब की मुलाकात होगी अगले साल, पूरी उम्मीद है कि जनता एक बार फिर हमसे चुनेगी। ठीक है केसी जैन जी, चलिए बाकी लोगों को बोलने दीजिए। ठीक है सर, बहुत बार इंटरप्ट कर दिया, ठीक है। राजेश जी अपनी बात रखिए। राजेश जी सुन नहीं पा रहे हैं। रविंद्र जी प्लीज आप अपनी बात रखिएगा। कार्ड आपको याद है? केसी जैन जी बाकी लोग भी हैं, बोलने दीजिए। जितने सवाल मुझे जिस तरीके से लेने थे मैं पूछ चुकी हूँ, प्लीज। मैं गवाह भी हूँ, मैंने देखा, प्रत्यक्ष देखा उस घटना को। ठीक है सुनील जी, एक सेकंड, एक एक करके प्लीज बात रखेंगे तो बेहतर होगा। रुकिए रविंद्र जी प्लीज अपनी बात रखिए जल्दी से। सबसे जरूरी इंफॉर्मेशन ये है, मुझे कहीं बहुत जरूरी काम से जाना है, तो मुझे इजाजत दीजिए तो मैं जाऊं। अच्छा शेखर जी एक सेकंड रुकिएगा, कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज जल्दी से अपनी बात रख के जाइए। रविंद्र जी एक सेकंड। कोई बात, बाकी सब हमारे साथी बोल चुके हैं, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, स्पष्ट शब्दों में कहा है, और मुझे उसके अलावा कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। जो एक एजेंडा था जो नहीं कहना नहीं होना चाहिए था, ये कहीं से प्री प्लान चाहिए, प्री प्लान ये प्री सेट एजेंडा है, इसके लिए कोई कहाँ से हुआ क्या हुआ इसके बारे में सबको कोई आगे नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। हाँ रविंद्र जी अपनी बात करिए। राखी मैम, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता द्वारा बताया गया कि गोरखपुर विश्वविद्यालय को नैक से ये डिग्री वो डिग्री मिली। इसका मतलब वो डिग्री भी वैसे सैंपलिंग की तरह फर्जी है, क्योंकि जाके जो उसकी कुलाधिपति महोदया, कुलपति नहीं कुलाधिपति महोदया है, उन्होंने सारी कमियां निकाल दी।
अगर इतनी सारी कमी कुलाधिपति महोदय देख रही हैं तो नैक के अधिकारियों ने इतने सारे उनको ग्रेड कैसे दे दिए? ये तो अपने में ही बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरा है कि अब यूजीसी ने ग्रांट देना लगभग बंद कर दिया, ग्रांट नहीं देती है, इसीलिए निजी विश्वविद्यालय अब स्ववित्त पोषित कोर्सेज चलाते हैं अपने खर्चे उठाने के लिए। यहाँ तक कि जो महाविद्यालय होते हैं वो भी अपना खर्चा निकालने के लिए निजी कोर्सेज चलाते हैं, तो यूजीसी पहले वो नहीं दे रही है। दूसरा, अगर आप देखिएगा यूजीसी जो उत्तर प्रदेश में जो उच्च शिक्षा का स्तर है वो राष्ट्रीय जो एवरेज है उसको कहा जाता है सकल नामांकन ग्रेडिंग। तो सकल नामांकन ग्रेडिंग 4% नेशनल से कम है, जबकि हमारे पास फंड्स ज्यादा हैं, ज्यादा बड़ी स्टेट है, ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन है। इसका मतलब यहाँ के लोग कम नामांकन करा रहे हैं। इतने होने के बाद भी कुल 80 यूनिवर्सिटी है, जिसमें से लगभग मान लीजिए 60 यूनिवर्सिटी तो प्राइवेट है, मतलब सरकारी यूनिवर्सिटी केवल 20 चला पा रहे हैं ये लोग, उसमें से केंद्र सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की। अब जिन विश्वविद्यालयों की बात अभी तक हमने किया कि यहाँ से आने के बाद उन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय को भी लताड़ लगाई है, तो लखनऊ विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय की जो कुलाधिपति महोदया हैं स्वयं राज्यपाल महोदया हैं, तो अगर उस पर कमी उठा रही हैं तो उनका भी अयोग्यता साथ साथ में आ रहा है। लेकिन उन्होंने इसका जरा भी ध्यान नहीं रखा कि अगर ऐसा प्रश्न उठा रही लखनऊ विश्वविद्यालय और गोरखपुर विश्वविद्यालय पे कि उनके अयोग्यता का प्रमाण पत्र है, वो उनको ये इसका मतलब उनको कहीं ना कहीं से पोषित थी कि ऐसा बयान दो, आपका मतलब नहीं है। तो आप ऐसा बयान जब दे रहे हैं तो इसका मतलब निश्चित रूप से आप डायरेक्टेड हैं और यह बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सत्ता के वर्चस्व की लड़ाई है 6,000 करोड़ 7,000 करोड़ जाने क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अगले ऐसा करके जो ये लड़ाई की स्थितियां हैं वो एकदम सतह के स्तर पे आ रही हैं। हर जो बैठक करती है भारतीय जनता पार्टी उसमें या उभर के आती है लड़ाई झगड़े के रूप में, गाली गलौज के रूप में, मारपीट के रूप में। अभी तो एक सांसद महोदय ने क्या क्या कह दिया है मंचों पे। तो अब ऐसी जो बातें हैं, पहली बात तो ये जो पूरा का पूरा विषय था, ना तो करप्शन का था, ना दंगे का था, ना फसाद का था, ना कंवड़ियों का था, किसी का नहीं था, केवल और केवल शिक्षा की बात का था। तो जो शिक्षा की बात में अगर ये बातें घुसेड़ते हैं तो इसका मतलब हम स्वयं एक प्रवक्ता के रूप में भी हम शिक्षा को महत्व नहीं देना चाहते हैं, जिसपे स्वयं प्रश्न उठा रही हैं राज्यपाल महोदया जो कुलाधिपति हैं। अब आते हैं हमारे नामांकन जो कम होते चले जा रहे हैं, GER जो नेशनल रैंकिंग है उसमें कम होते चले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि अगर यही क्रम बढ़ता रहा और हमारा GR नेशनल एवरेज होता चला गया तो इसका मतलब ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश के छात्र सब बाहर जो पढ़ने वाले हैं चले जा रहे हैं और यहाँ के छात्र इंटरमीडिएट करने के बाद अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज नहीं कर पा रहे हैं, चाहे विद्यालय से, चाहे यूनिवर्सिटी से, चाहे महाविद्यालयों से या डिग्री कॉलेजेस से। तो ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। और फिर जहां पर विश्वविद्यालय की जो उन्होंने स्थितियां बखान किया राज्यपाल महोदया ने, वह यह बता रही है कि जब ये स्थिति सरकारी विद्यालयों में है या विश्वविद्यालयों में है तो निजी विश्वविद्यालयों का क्या हालत होगा, जो केवल पैसे के बल पे चलते हैं, जो वहाँ शराब पीना कोई रोक नहीं है, ड्रग्स का उपयोग को नहीं, अभी बता रहे थे सुनील भाई की सिगरेट पीती हुई नजर आ रही है, जाने क्या क्या कर रही है। मैं वीडियो दिखा सकता हूँ भाई साहब। तो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि हमारी उच्च शिक्षा इस 10 सालों में कहाँ चली गई, किस रसातल में। और अगर ये रसातल में गई तो सब मंचों से नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री और हमारे जो कुलाधिपति महोदया हैं उनका ये संघर्ष था। अगर ये संघर्ष नहीं रहा होता तो शायद ये हालत नहीं होती। अगर आपने शिक्षा का मान लीजिए व्यापारीकरण भी किया लेकिन आप अपने विश्वविद्यालय को सुधारते रहते तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का एक बहुत अच्छी स्थिति में शिक्षा आ सकती थी। बहुत मेधावी छात्र हैं यहाँ के, ज्यादातर लोग जो 11-12 लाख लोग भारत छोड़ के गए हैं, इसमें अधिकतम संख्या में उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के लोग हैं। तो निश्चित रूप से इस पे ध्यान देने की जरूरत है। और इसमें कांवड़िया और गुंडा और दंगा और फसाद की अगर बात करेंगे तो इस विषय को हम कभी नहीं ठीक कर पाएंगे, जिससे असल में उत्तर प्रदेश का निर्माण होना है। राजेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए शायद कनेक्ट नहीं है। सुनील जी अपनी बात रखिएगा। देखिए राखी जी,
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की बढ़ती हुई लोकप्रियता कहीं न कहीं बड़े लोगों को भी खटक रही है। मेरा तो मानना है कि भाजपा की मजबूरी है, योगी नाथ जरूरी है, क्योंकि इनके पास कोई विकल्प ही नहीं है जो मुख्यमंत्री के तौर पर ये किसी और का नाम ले लें। जितने इनके नेता हैं, अगर उनके अधीन चुनाव लड़ा दिया जाए 27 तो मैं बहुत छोटा पत्रकार हूं, तो 40-50 सीटों में सिमट जाएंगे। क्योंकि योगी जी की दो चीजें देखिए, इतना होने के बावजूद तो इतना विरोध हो रहा है, फिर भी उनके साथ इस बात पर लोग खड़े दिखाई पड़ते हैं, राखी जी, एक राष्ट्रवाद, एक हिंदूवाद, खुल के बात करते हैं, डर के बात नहीं करते हैं। अन्य पार्टियों तरह दो ही चीजें मुझे दिखाई पड़े। मैं लोगों से बात करता हूं, कानून व्यवस्था जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में ठीक की है, वो कहीं न कहीं लोगों के दिलों में आता है कि चलिए उत्तर प्रदेश में कोई बात नहीं है, कानून व्यवस्था तो ठीक है। और ये भली गड़बड़ हुई है। अभी हमारे प्रिय मित्र जैन साहब कह रहे थे, इनको दोनों का अनुभव है, उधर का भी अनुभव, इधर का भी अनुभव है। हमारे भाई हैं, इसलिए इनको हर तरह ज्ञान है। राखी जी, देखिए, समस्याएं तो भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत है। अच्छा सुनील जी, मैंने एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है शेखर जी ने, देखिए मैंने जब इस चर्चा को शुरू किया था तो सारी बातों को रखते हुए एक बात रखी थी कि क्या इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा है। वो मैंने इसलिए रखा क्योंकि बहुत सारी चीजों को हम समझते हैं, ठीक है, इस वक्त यूपी में इलेक्शन भी है। अब वो क्या है मुझे नहीं पता, क्या हो सकता था, लेकिन शेखर जी ने बहुत खुल के बोला कि यस, वो किसी के कहने पे ये तमाम बातें कह रही हैं, वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी दूसरे वक्तव्य में रविंद्र जी ने भी कहा, हाँ बिल्कुल हो सकता है कि कुछ कहीं से बात आई हो उन तक और उनको बोलने के लिए कही गई हो। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है कि वाकई किसी एजेंडे के तहत उन्होंने इतना सार्वजनिक रूप से योगी आदित्यनाथ के गृह जिले को लेकर या उनको लेकर डायरेक्ट ये कमियां उजागर की हैं? राखी जी, मैंने अपने सारे वक्तव्य में जो निष्कर्ष आप निकाली होंगी, मेरे कहने मतलब यही है कि जिस तरह से गोरखपुर में जाना, राज्यपाल महोदया को एकदम टारगेट करना योगी आदित्यनाथ के कार्यों को, वो वास्तव में कहीं न कहीं एजेंडा है। मैं भी मानता हूं इस बात के लिए कि सहमति है, लेकिन एक माँ है, दूसरे पक्ष में देखता हूं वो भी माँ भी है। उन्होंने कहा भी मैं माँ हूं, माँ अपने बच्चे को भूखा कोई नहीं देख सकती। राखी जी, अगर उस तरह से आप देखिए, जिन बिंदु आया है वास्तव में वो बिंदु मैं भी सहमत हूं कि वो इस प्रदेश में है। मैं ड्रग्स की बात कर रहा था अभी, मैं भी सुनील जी इस बात से सहमत हूं कि एक मां होने के नाते उन्होंने इस पेन को समझा, लेकिन आप ये भी सोचिए कि उन खामियों में वो जो सैंपल वाली बात उन्होंने कही ना, मतलब आप सोचिए कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में, उनकी सरकार में, उनके गृह जिले में भी यदि सैंपल बदलने वाली बात हो रही है, मतलब आप समझिए ये कितना बड़ा एक डेंट मारा है। ये बहुत बड़ा डेंट है, हम इस चीज को समझ रहे हैं। मां होने के नाते अच्छी बात है, उन्होंने देखा, कमियां निकाली। राखी जी, मैं मेडिकल बहुत नजदीक से देखा हूं और मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मेरी खबरों से 1-2 डीजी जेल भी गए हैं। सैंपल सबसे ज्यादा कृषि विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में लिए जाते हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर में हो, चाहे प्लांट प्रोडक्शन में हो, चाहे सीएमएसडी में हो, स्वास्थ्य विभाग में। अब तो मेडिकल कॉर्पोरेशन बना दिया जैन साहब ने कि सारा काम एक ही जगह हो, न पत्रकार जा पाए, न सैंपल बदलने की शिकायत करने वाले जा पाए। ये तो धन्यवाद, आपने बढ़िया ये काम कर दिया। राखी जी, वास्तव में ये हो रहा है कि अफसर ईमानदारी से टेस्टिंग सैंपल भेजते हैं और लैब में जाना कहीं और है। कुछ अफसर ऐसे पैसा दे दे, दूसरी लैब में पहुंच गया। मैं श्री राम लैब की चर्चा करना नहीं चाह रहा था कि प्रचार हो, उस लैब का नाम लेते ही लेते लोगों बुखार आता है, क्योंकि वहां दूध पानी होगा। तो ये पूरे प्रदेश में हो रहा है। राखी जी, मैं तो चाहता हूँ जैन साहब सीबीआई जांच करा दिए, जिन्हें टेस्टिंग सैंपल लिए गए हैं, न भेजने वाला बचेगा न जांच करने वाला बचेगा। ठीक है, चलिए समय की सीमा है। राजेश जी एक बार फिर से कनेक्ट हो गए। राजेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज अपनी बात रखिए जल्दी से। जी राखी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से पूरे यूनिवर्सिटियों में और शिक्षण संस्थानों में हर जगह हर स्तर पर यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरएसएस के प्रचारकों को बैठा रखा है, उन्होंने इतनी दुर्व्यवस्था कर रखा है कि अगर उस दुर्व्यवस्था के विरुद्ध ये छात्र अपनी बात रखते हैं तो उनको जो व्यवस्था में बैठे लोग हैं, सिस्टम बैठे लोग हैं, ये उत्तर देते हैं कि क्या तुमको कलेक्टर बनना है क्या? ये मैं नहीं, छात्रों ने अभी छात्रों के गूंज कार्यक्रम में स्वतः जो है अपने मुंह से कहा। तो इस तरह से दुर्व्यवस्था जो व्याप्त है वो एक माँ नहीं बल्कि मैं ये जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि एक
उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जो सूबा है पूरे देश का, उसके जो है राज्यपाल के रूप में दुर्व्यवस्था पर उन्होंने प्रहार किया। और उसके पीछे ये भी कारण है कि कई बार उन्होंने आदेश निर्देश दिए, उसकी लगातार अवहेलना सिस्टम में बैठे लोग जो मुख्यमंत्री से जुड़े लोग हैं, अधिकारी हैं, वो बराबर अवहेलना करते रहे हैं। उससे आज ही जाकर के उन्होंने कहा है, और यही स्थिति परिस्थिति पूरे उत्तर प्रदेश की है। उससे ज्यादा खराब स्थिति परिस्थिति उत्तर प्रदेश के जिलों की है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए समय की सीमाएं। हाँ केसी जैन जी बहुत जल्दी से अपनी बात रखिए। ठीक, बहुत जल्दी से बस 2-3 बातें कहूंगा। एक तो ये कि शिक्षा की चिंता समाजवादी पार्टी को बहुत सता रही है कि कितनी ग्रेडिंग है, क्या है बता रहे हैं। इनको मालूम होगा कि आलिम फाजिल की डिग्री फर्जी मानी जाती, और ये इक्विवेलेंट टू बीए और एमए जिस तरह मदरसाओं से डिग्री दी जाती थी, उसको अभी ला करके उसको रोकने का काम किया है। इस पे कहाँ सो रहे थे भाई? उसके बाद ना आप पीएचडी कर सकते हैं, ना आपको कहीं नौकरी मिलेगी उस डिग्री के बाद में जो मदरसों से मिला करती थी। तो बच्चे भविष्य में बात कर रहे हैं। केसी जैन जी कमियां अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी ने नहीं निकाली, आनंदीबेन पटेल ने निकाली। बच्चियां पढ़ती थी 5-5, 7-7 साल की। अनीता अग्रवाल जी ने जो बाल संरक्षण आयोग की सदस्य थी, जब उस पर सवाल खड़ा किया, उस पर सर्वे होने लगा। अच्छा केसी जैन जी, आपको पता है पूरी चर्चा के बाद मैं अमूमन बोलती नहीं हूँ, मुझे पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि आप समझ रहे हैं मगर बोल नहीं पा रहे हैं। जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, जो अपनी शिकायत भी नहीं कर सकते हैं। सुनील जी, आपको भी उससे प्रश्न उठाना चाहिए था कि मदरसों की जो व्यवस्था है और उसमें लाखों करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं, जो अपनी बात भी नहीं कर सकते बच्चे, उनकी बात कोई सुनने वाला भी नहीं है। मदरसे क्यों नहीं बंद करा दिए? आप कराए बंद, सबसे सुविधाएं तो आप उसी वर्ग को दे रहे हो जिसकी आप बुराई करते हैं। जाने दीजिए। देखिए सुनील जी सुनिए मेरी बात को। पूरी चर्चा में जिस टॉपिक पे हम हैं वो उनकी बहुत बड़ी मजबूरी है, वो नहीं खुल के कह पाएंगे, ना तो आनंदीबेन पटेल के लिए ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। वो ये नहीं कह पाएंगे कि हाँ कोई हिडन एजेंडा है, हो सकता है रवानगी डलवानी, वो नहीं कह पाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ उस चीज को जाने दीजिए। हमें सबके वक्तव्यों का मान सम्मान है, सब अपने अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं। ठीक है केसी जैन जी, चलिए समय हो गया। रविंद्र जी वापस नहीं आ पाऊंगे, समय बहुत हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए बातें हैं, कैसे भी करके अपनी बात को रखना है। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ वो बातें कह रहे हैं जो राज्यपाल ने कही। और आनंदीबेन पटेल जिन्हें एक लंबा वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश में, यदि वो मुख्यमंत्री के लिए, और ऐसे मुख्यमंत्री जो ऑलरेडी इतने ज्यादा वर्षों से, करीब 9.5 साल का सफर कम नहीं होता, इतने टाइम से मुख्यमंत्री रहते हुए जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं, उन्हीं के गृह जिले में जाके उन्हीं की कमियों को बताना और ये भी साथ में कहना कि सैंपल बदल जाते हैं और ये कह देना कि किसी को बुरी लग सकती है। आप समझिए ये छोटा सा बयान नहीं हो सकता एक मुख्यमंत्री के लिए। अब ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूरी हो सकती है, वो अपने बयानों को किस तरीके से यहाँ पर अपनी बातों को रख रहे थे, लेकिन जो एक्सपर्ट और बाकी लोगों ने कहा कि हाँ इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है और इसीलिए शायद उन्होंने अपने इस तरह के बयानों को रखा है। इसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो हमें इलेक्शन में नजर आएगा, और इस बीच किस तरीके से योगी आदित्यनाथ सारी चीजों का जो एक हल्का सा डेंट उन पर लगा उसको कैसे वो पेंट करेंगे या ठीक करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।